हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमागणी और सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि आज मतलब कि कुछ 1 2 4 5 दिनों से जो है वो हमारी क्लासेस अपलोड नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही है कि आपकी मैम की जो है वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अब जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो ठीक है। मतलब बोलते ही जो है वो खांसी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो है वो मैं क्लास नहीं ले रही थी। अब जो है वो हम मतलब सॉरी सभी को, लेकिन अब आगे से ध्यान रखेंगे कि आपकी कोई भी क्लासेस जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और मैं कंटिन्यू रूप से जो है वो आपको जीके कवर कराने की पूरी तरीके से जो है वो कोशिश करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि तबीयत खराब हो जाती है तब किसी का बस नहीं चलता, वरना तो मैं फिर भी आपके लिए जो है वो क्लासेस ले लूँ, कैसे भी जो है वो टाइम निकाल लूँ, किसी भी तरीके से टाइम निकाल लूँ। लेकिन जब तबीयत ही ख़राब हो गई तब उसके बाद में जो है वो बिल्कुल भी नहीं ली जा रही थी क्लास, इसलिए नहीं ले पाई, तो उसके लिए सॉरी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो आप सभी को पता है कि हमने ऑलमोस्ट जो है वो सारे ज़िले दर्शन जो है वो करा दिए, सारे ज़िले करा दिए। मैंने प्लेलिस्ट बना लिया और उसमें से आप सारी प्लेलिस्ट देख लेना और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं, वो नोट्स आप बना लेना और उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ लेना, आपके लिए बहुत है। इसमें आपको कोई भी ऐसे नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपको जो है वो और ज़िले जब आप पढ़ोगे तब आपको जो है वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या है, कैसे क्या है। तो आप ये जो है वो ज़रूर करना, प्लेलिस्ट को पूरी तरह से देख लेना। अब हम शुरू कर दें कि हमारा नेक्स्ट ज़िला जोधपुर ग्रामीण ज़िले के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण ज़िले में क्या क्या चीज़ें आ जाती है उसके बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन होता है या आप मुझे सीधे तरीके से कांटेक्ट कहाँ पे कर सकते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर लेना। फिर वहाँ पे जो है वो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड नेक्स्ट आपकी जो इतने भी वैकेंसी निकलती है उनका जो नोटिफिकेशन होता है और कब फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, क्या एज लिमिट है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम पर डाल देती हूँ और वहाँ से जो है वो सारे स्टूडेंट देख लेते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है कि टेलीग्राम का जो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन हो जाना। या फिर जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विथ नैंसी के नाम से, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाना। अब हो गई ये सारी हमारी पंचायत, हो गई बहुत ज़्यादा बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जोधपुर ग्रामीण जिला, यानी कि इसके बारे में क्या क्या आ जाते हैं। तो हमने जो है वो जितने भी इतने जिले पढ़े हैं उनमें आपको सभी को पता है हमने पढ़ा है कि घोषणा कब हुई, मंत्रिमंडल ने मंजूरी क्यों दी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से जो है वो शॉर्ट सा क्वेश्चन बन जाएगा और वहाँ पे आप फंस जाओगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डेट जो है वो आपको याद रखनी है। तो हम मतलब पढ़ते हैं कि जो जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है इसके लिए घोषणा कब की गई थी। जोधपुर ग्रामीण जिला या फिर हमारे राजस्थान के जो 19 जिले बनाए गए हैं और तो कौन सी कमेटी का गठन किया गया, घोषणा कब की गई थी इन सभी जिलों के बनाने के लिए, तो वो घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को तो घोषणा करी गई थी और घोषणा करके ये कहा गया था कि भाई हम जो है वो 19 नए जिले बनाएंगे और 3 नए संभाग बनाएंगे। अब 3 नए संभाग कौन से थे, एक तो पाली संभाग था, एक बांसवाड़ा संभाग था, एक सीकर संभाग था। और नए जिले बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया था 21 मार्च को। अब फिर घोषणा कब करी गई थी, तो 17 मार्च 2023 को की गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई थी, तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। नेक्स्ट आता है कि अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई। नेक्स्ट आता है अधिसूचना लागू कब हो गई थी, तो अधिसूचना लागू हो गई थी 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना लागू हो गई थी। अब आता है कि हमारे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनका निर्माण किया गया है, तो उन जिलों को बनाने के लिए कितने जिलों को विघटित करके या कितने जिलों को तोड़कर जो है वो सॉरी नए जिलों का गठन किया गया है। तो कितने जिलों को विभाजित करके जो है वो जोधपुर ग्रामीण का निर्माण किया गया है या जोधपुर ग्रामीण जिले का गठन किया गया है, तो जोधपुर को विभाजित करके जोधपुर जिले को विभाजित करके जो है वो जोधपुर ग्रामीण जिला बना है। जोधपुर को विभाजित करके जोधपुर जो कि जोधपुर संभाग में आते हैं, तो राजस्थान के 6 जिले
6 जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। राजस्थान के 6 जिले जो वो जोधपुर संभाग में आते हैं। जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बाड़मेर से विभाजित होकर बालोतरा बना था। फलोदी आता, फलोदी जोधपुर से विभाजित होकर बना था। जोधपुर ग्रामीण आता है और एक जोधपुर आता है। जोधपुर के जो है वो जोधपुर ग्रामीण चारों तरफ से सीमा साझा करता है। अब आप बोलोगे कि मैम चारों तरफ से सीमा साझा कैसे करता है, तो ये ऐसे समझो कि ये बीच में जो है ये एरिया तो जोधपुर का है, ये एरिया जोधपुर का है, और इसके बाहर का जो एरिया जो है वो जोधपुर ग्रामीण का है, जोधपुर ग्रामीण का, जोधपुर ग्रामीण का, ठीक है। मतलब कि जो ये बीच वाला एरिया जो आता है ये तो जोधपुर आता है, लेकिन इसके बाहर का जो एरिया जो है वो जोधपुर ग्रामीण बना दिया गया है। तो अब जोधपुर ग्रामीण जो है वो जोधपुर के चारों तरफ सीमा साझा करता है, यानी कि जोधपुर के चारों तरफ सीमा साझा करने वाला या सीमा लगाने वाला जिला कौन सा आ जाता है, तो जोधपुर ग्रामीण आता है। अब एक बात और आती है कि ये जो जोधपुर ग्रामीण जिला जो है वो हमारे राजस्थान के कुल कितने जिलों के साथ में जो है वो सीमा लगाता है, यानी कि राजस्थान के कुल कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये हमारे राजस्थान के कुल कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, जोधपुर ग्रामीण के सीमावर्ती जिले, उसमें अगर हम बात करें तो ये फलोदी से सीमा साझा करता है, बालोतरा से, जैसलमेर से, पाली से, ब्यावर से, नागौर से, और एक आ जाता है जोधपुर से। यानी कि जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है वो हमारे राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि न तो ये अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, यानी न तो किसी राज्य के साथ में सीमा साझा करता है और न ही किसी राष्ट्र के साथ में सीमा साझा करता है। यानी कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये अंतर्वर्ती जिला आता है। अंतर्वर्ती जिला आता है तो ये राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो राजस्थान के टोटल 7 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। फलोदी के बाद में जैसलमेर के बाद में बालोतरा के बाद में पाली के बाद में ब्यावर के बाद में नागौर, और अंदर की तरफ जो है वो जोधपुर के साथ में सीमा साझा करता है, जोधपुर के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो सॉरी जो ये जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है, ये जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है यहाँ पे एक नदी आती है, यानी कि इसकी प्रमुख नदी कौन सी आ जाती है, तो लूणी नदी जो है वो यहाँ की प्रमुख नदी आती है। यानी जोधपुर ग्रामीण जिले की प्रमुख नदी कौन सी आती है, तो जोधपुर ग्रामीण जिले की प्रमुख नदी जो आती है वो लूणी नदी आती है। प्रमुख नदी, यानी कि यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी आती है, तो प्रमुख नदी जो आती है वो लूणी नदी यहाँ से गुजरती है। लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूणी नदी का उद्गम जो है वो नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, और नाग पहाड़ अजमेर में लूणी नदी को नाम सागरमती के नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर ये जाती है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ आता है ये आप सभी को पता है, अजमेर में, तो वहाँ इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम जो होता है वो सरस्वती हो जाता है, वहाँ इसका नाम सरस्वती हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोविंदगढ़ अजमेर में जाते ही इस नदी का नाम जो है वो लूणी नदी हो जाता है। देखो कितनी बड़ी राम कहानी है ये, तो ये याद रखना है, यानी कि इसका नाम जो वो लूणी नदी हो जाता है, लूणी नदी। यानी कि जब लूणी नदी जब इसका उद्गम जहाँ से होता है, यानी कि नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, तब इसका नाम जो आता है वो सागरमती आता है। लेकिन जब आगे पुष्कर अजमेर में लूणी नदी जाती है तब इसका नाम जो वो सरस्वती नदी हो जाता है, तब इसका नाम सरस्वती नदी हो जाता है। उसके बाद में गोविंदगढ़ अजमेर में जाने के बाद में इसका नाम जो वो लूणी नदी होता है। तो लूणी नदी राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाह, नागौर के बाद ब्यावर,
और आप सभी को पता है कि ब्यावर जो है वो अजमेर से विभाजित होकर बना था। तो ब्यावर, ब्यावर के बाद में ये जाती है जोधपुर, जोधपुर के बाद में बालोतरा, जोधपुर जाती है, और जोधपुर के बाद में जाती है ये बालोतरा, और बालोतरा के बाद में जाती है ये बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जाती है सांचौर में। क्योंकि आप सभी को पता है कि लूनी नदी जो थी वो पहले जालोर में प्रवाह होती थी, लेकिन जालोर से विभाजित होकर सांचौर नया जिला बनाया गया है, सांचौर नया जिला बनाया गया है। तो अब जो है वो लूनी नदी जालोर में प्रवाहित नहीं होती है, अब वो जो है वो सांचौर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले जो है वो लूनी नदी पाली जिले में प्रवाहित होती थी, लेकिन क्या हुआ कि पाली जिले का जो जैतारण जो था उसको ब्यावर में शामिल कर लिया गया। जब पाली जिले के जैतारण को ब्यावर में शामिल करेंगे तो अब लूनी नदी जो है वो ब्यावर से निकलेगी, ठीक है। और जोधपुर में जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर एक पिचियाक डैम बना हुआ है, यानी कि पिचियाक बांध जो बना हुआ है वो लूनी नदी पर जोधपुर में बना हुआ है, पिचियाक बांध, पिचियाक बांध, यानी कि जोधपुर में लूनी नदी के ऊपर पिचियाक बांध बना हुआ है, जो कि जोधपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है, जोधपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम जो है वो कुछ बात कर लेते हैं कि लूनी नदी को जो है वो आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, आधी खारी व आधी मीठी नदी। आधी खारी व आधी मीठी नदी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बालोतरा में जाते इसका पानी खारा हो जाता है, बालोतरा में जाने के बाद में इसका पानी जो है वो खराब हो जाता है। लूनी नदी की कई सहायक नदियां आ जाती हैं, तो वो हम जो है वो लूनी मतलब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो है वो जिला दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखेंगे कि लूनी नदी जोधपुर जिले से प्रवाहित होती है, जोधपुर ग्रामीण जिले से सॉरी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आ जाते हैं। तो इसमें जो, क्योंकि हमने उपखंड के बारे में भी, सारों के बारे में बात की है, तो उपखंड जो आते हैं वो इसमें टोटल आते हैं 10 इसमें उपखंड आ जाते हैं। और इसमें तहसीलें कितनी आ जाती हैं, तो इसमें तहसीलें जो है वो 15 तहसीलें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा उपखंड आता है, उपखंड, उपखंड में पहला जो उपखंड आता है वो जोधपुर, जोधपुर उत्तर, उसके बाद में जो आता है वो जोधपुर ग्रामीण, ओसिया, बिल्लाड़ा, शेरगढ़ सॉरी, ओसिया, बिल्लाड़ा, शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, और इसमें आ जाता है बावड़ी और बालेसर, बावड़ी, बालेसर, बावड़ी, बालेसर, और एक और आ जाता है जिसका नाम आता है लूनी, यानी कि लूनी जो है वो यहाँ पे एक नदी के रूप में भी आती है और यहाँ का जो वो उपखंड भी आ जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लूनी को, लूनी जो है वो यहाँ पे एक उपखंड भी आता है। 10 तो कितने, 10 तो उपखंड आ जाते हैं, एक 10वां उपखंड आता है लूनी, इसमें तहसील भी लूनी आ जाती है, ठीक है। यानी कि 10 तो इसमें उपखंड आते हैं और 15 जो है वो इसमें तहसीलें आती हैं। तो अगर हम बात करें तो सॉरी, जोधपुर उत्तर, ये जोधपुर उत्तर जो आता है इसमें जोधपुर तहसील के नगर निगम वाले भाग को छोड़कर शेष भाग, यानी कि जोधपुर तहसील, जोधपुर तहसील, जोधपुर तहसील के, जोधपुर तहसील के नगर निगम, नगर निगम के भाग को छोड़कर समस्त भाग, यानी कि जोधपुर उत्तर या जोधपुर उत्तर जो आता है इसमें जोधपुर तहसील के नगर निगम के भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग जो है वो आता है इसमें। नेक्स्ट आता है जोधपुर,
नेक्स्ट आता है जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर दक्षिण मान लेंगे हम, है ना। तो फिर इसमें क्या आता है, तो इसमें भी जो है वो यही लाइन आती है, जोधपुर तहसील के नगर निगम के भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, जोधपुर तहसील का नगर निगम वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओसिया और तिवरी, यहाँ पे तहसील की कौन सी आ जाती है, ओसिया उपखंड में, तो इसमें जो है वो ओसिया आती है, तहसील आती है, और एक जो आती है वो तिवरी आती है, तिवरी तहसील, ठीक है। बिलाड़ा में तो सिर्फ बिलाड़ा तहसील आ जाती है, यानी कि और कोई इसमें तहसील नहीं आती है, बिलाड़ा उपखंड आता है और बिलाड़ा तहसील आती है। एक आता है शेरगढ़, तो शेरगढ़ में जो वो शेरगढ़ उपखंड आता है और शेरगढ़ तहसील आती है, शेरगढ़ तहसील आती है। और एक जो है ये हमारा जो भोपालगढ़ जो आता है, ये भोपालगढ़ उपखंड आता है, भोपालगढ़ उपखंड आता है, और भोपालगढ़ ही जो है वो तहसील आती है। और ये पिपाड़ सिटी जो आती है, ये पिपाड़ सिटी खुद एक तहसील के रूप में आती है, पिपाड़ सिटी। और नेक्स्ट आ जाती है ये बावड़ी, तो बावड़ी जो आती है, ये बावड़ी खुद एक तहसील के रूप में, बावड़ी के रूप में आती है और उपखंड भी आती है। बालेसर आता है, यहाँ पर सेखड़ा और चामू आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे तो ये बावड़ी आती है तहसील के रूप में। बालेसर में जो है वो बालेसर सेखड़ा और चामू आते हैं, चोमू तो दूसरा है, चोमू तो कहाँ पे है, तो चोमू तो जयपुर में, आप सभी को पता है। तो ये जो बालेसर जो आता है, यहाँ पर बालेसर, सेखड़ा व चामू आ जाते हैं। ये मैंने आप सभी को जो है ये तहसीलें और उपखंड के बारे में पढ़ा दिया है कि ये जो है वो उपखंड है सारे, कितने उपखंड आ जाते हैं, 10 उपखंड आ जाते हैं। और ये जो है वो हमारी तहसीलें आती हैं, है ना, ये तहसील हैं और इधर वाले जो है वो उपखंड हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे आ जाता है, तो जोधपुर ग्रामीण जिले का हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय जो आता है वो जोधपुर में आता है। इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो कहाँ पे आ जाता है, तो जोधपुर जो आता है वहाँ पे इसका मुख्यालय आता है। मतलब जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय कहाँ पे रखा गया है, तो जोधपुर में जो है वो जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी आ जाती हैं, तो बिलाड़ा, लूणी, शेरगढ़, भोपालगढ़ और ओसिया विधानसभा सीटें यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। यानी कि यहाँ पे विधानसभा सीटें कौन कौन सी आ जाती हैं, विधानसभा सीटें, यहाँ पे विधानसभा सीटें कौन कौन सी आ जाती हैं, जोधपुर ग्रामीण में विधानसभा सीटें जो आती है उसमें एक तो जो आती है वो बिलाड़ा आती है, एक आती है लूणी, एक आती है शेरगढ़, एक आती है भोपालगढ़, एक आती है ओसिया। यहाँ पे यानी कि जोधपुर ग्रामीण में जो है वो कितनी विधानसभा सीटें आ जाती है, तो 5 विधानसभा सीटें आ जाती है। बिलाड़ा, लूणी, शेरगढ़, भोपालगढ़, ओसिया विधानसभा सीटें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जोधपुर ग्रामीण जिला जो आता है, यहाँ पर कौन सा NH गुजरता है, यानी कि यहाँ से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो यहाँ से गुजरने वाले NH की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो NH 25, NH 125, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 2 नेशनल हाईवे जो है वो जोधपुर ग्रामीण जिले से गुजरते हैं, NH 25 और NH 125। और एक जो है वो जोधपुर में जो एक स्थान आ जाता है जिसका नाम ओसिया आता है, ओसिया, आप सभी को पता है ओसिया के बारे में, ओसिया। तो ओसिया जो आता है इसका उपनाम क्या आ जाता है, यानी कि इसका नाम उपनाम क्या आता है, तो इसको उपकेश पटन के नाम से जाना जाता है, केश पटन। अब उस उपकेश पटन के नाम से जो है वो ओसिया को क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ओसिया में जो है वो कई जैन मंदिर जो है वो ओसिया में आते हैं। ये आप सभी को पता है यहाँ के बारे में कि ओसिया में जो वो बहुत सारे जैन मंदिर आते हैं। ओसिया में 8वीं और 11वीं सदी के ब्राह्मणों व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से जो है वो ओसिया प्रसिद्ध है। ओसिया क्यों प्रसिद्ध है, तो 8वीं व 11वीं सदी, मतलब ओसिया के मंदिर यहाँ पे जो है वो सचैया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर आता है, सचैया माता का मंदिर आता है, हरिहर मंदिर आता है। तो 8वीं व 11वीं सदी के ब्राह्मणों व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 8वीं और 11वीं सदी के ब्राह्मणों व जैन मंदिरों के लिए आते हैं।
इसमें ओडिशा में कौन कौन से मंदिर आ जाते हैं? तो सूर्य मंदिर जो आता है वो ओडिशा में आता है। हरिहर मंदिर ओडिशा में आता है। सचियाई माता का मंदिर ओडिशा में आता है। सचियाई माता का मंदिर जो है वो ओडिशा में आ जाता है। और सर्वाधिक इमारती पत्थर जो आते हैं वो जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। सर्वाधिक इमारती पत्थर जो आते हैं वो जोधपुर ग्रामीण में आते हैं। खेजड़ली वृक्ष का संबंध इसी जोधपुर ग्रामीण जिले से आता है। खेजड़ली वृक्ष जो आता है यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला भरता है। और ये वृक्ष मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ली जो आता है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेजड़ली जो आता है वो आपने एक नाम सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान की वजह से जो वो खेजड़ली को जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ 363 लोगों के साथ शहीद हुई थी। खेजड़ली जो हमारा राज्य वृक्ष आता है की रक्षा करते हुए, यानी कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों और 363 लोगों के साथ वृक्षों की रक्षा यानी कि हमारे खेजड़ली वृक्ष की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। इन 363 में से जो है वो 59 तो वुमेन थी, यानी कि 59 तो महिलाएं थी। यानी कि जो 363 का आंकड़ा आता है इसमें 59 तो महिलाएं आती थी और 294 जो थे वो पुरुष थे। वह 294 पुरुष थे, पुरुष शहीद हुए थे। ये जो है वो यहाँ पे कौन कौन से जो है वो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी कि जोधपुर ग्रामीण जिले में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बालू का स्तूप कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बालू का स्तूप जो आते हैं उसमें अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान बालू का स्तूप जो आते हैं वो जोधपुर ग्रामीण जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इतना बहुत है, अब आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।